नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संविधान आदि विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, हुन किस देश की नई राजधानी का नाम है? लीबिया की राजधानी का नाम है हुन। वहीं अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भागीरथी नदी पर किया गया है कोटेश्वर बांध का। मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर मॉन्ट्रियल स्थित है। वहीं अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की यह परियोजना है। अगला प्रश्न है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। क्या राजधानी है? पोर्ट लुइस। आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या प्रदर्शित करती हैं? आइसोहेलाइन रेखाएं महासागरों और सागरों की लवणीयता को प्रदर्शित करती हैं। कौन सा देश तरित गर्जन लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहलाता है? भूटान देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? स्लेट रूपांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र नैन्सी किस देश में है? फ्रांस में है नैन्सी। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या है? अधिकतम होती है जब सूर्य पृथ्वी व सूर्य के निकट होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपने कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 अंश प्रतिदिन की रफ्तार से लगाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी से प्राप्त होता है राजस्थान की गंग नहर को। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला के सबसे अधिक भंडार कहाँ पर हैं? तो झारखंड, उड़ीसा में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं। भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा टोपोग्राफिकल मानचित्र तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, टर्की का कौन सा शहर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल शहर को पश्चिम का द्वार कहते हैं। फॉकलैंड धारा प्रवाहित होती है अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे। फॉकलैंड धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक क्या है? अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब उत्तरदायी गैसेस हैं। वहीं अगला प्रश्न है, बोस्पोरस जल संधि, बोस्पोरस जल संधि किन्हें जोड़ती है? काले सागर को मारामारा सागर से जोड़ती है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यह बदल गया है, इसे आप अपडेट कर लीजिएगा। सऊदी अरब इस समय नहीं है। एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 7 ग्रहण हो सकते हैं एक वर्ष में अधिकतम। ठीक है, 7 वर्ष। कितने? 7 वर्ष। अगला प्रश्न, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? चिल्का झील एक लैगून झील है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। अगला प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, तूतीकोरन बंदरगाह, कौन सा? तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ियों में लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के सर्वाधिक समीप पड़ता है? अजमेर के सर्वाधिक समीप पड़ता है। कार्डेमम हिल्स कहाँ पाई जाती हैं? कार्डेमम हिल्स केरल में पाई जाती हैं। विश्व के सबसे छोटे देश का क्षेत्रफल 0.44 वर्ग मीटर है, 0.44 वर्ग किलोमीटर है। यह देश वेटिकन सिटी है, यूरोप का यह भाग है। प्रश्न है, फेयरवेल कैप किस देश के दक्षिणतम बिंदु है? तो फेयरवेल कैप न्यूजीलैंड का दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न, कालीकट, कोचीन, वेरावल नगर किसके लिए जाने जाते हैं? यह मत्स्य पालन के लिए जाने जाते हैं। भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस राज्य केंद्राधित प्रदेश में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि भारत का दक्षिणतम स्थान है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है।
खमेर रूज, खमेर रूज किस देश से संबंधित है? कंबोडिया से संबंधित है खमेर रूज। उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? भागीरथी के तट पर उत्तरकाशी स्थित है। वहीं अगला प्रश्न है, पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की गई है? हिमाचल प्रदेश में पार्वती परियोजना है, इसे आपको याद रखना है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट, यह अंडमान निकोबार के बृहत बड़े निकोबार द्वीप में स्थित है। याद रखिएगा, बड़ा निकोबार, बृहत निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेंकाकू द्वीप, सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व पर जिन दो देशों का विवाद है वह चीन और जापान के बीच है, सेंकाकू द्वीप के बीच में। योट किस प्रजाति का घर है? खिरगिज प्रजाति के घर को योट कहा जाता है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन का वन क्या कहलाते हैं? ब्राजील में स्थित अमेजन बेसिन के वन को सेल्वास कहते हैं। कौन सी देशांतर रेखा भारत के मानक समय से संबंधित है? 82.5 ईस्ट रेखा मानक समय से संबंधित है। कहाँ के आदिवासी पापुआन कहलाते हैं? तो प्रशांत महासागर स्थित न्यू गिनी के आदिवासी को पापुआन कहा जाता है। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? हवाई द्वीप का नाम सैंडविच द्वीप है। अगला प्रश्न है, हुन किस देश की राजधानी है? लीबिया की राजधानी को हुन कहा जाता है। हुन। अफ्रीका में असवान बांध किस नदी के तट पर स्थित है? नदी पर स्थित है। नील नदी पर असवान बांध बनाया गया है। किस नदी पर? नील नदी पर। अगला प्रश्न है, जेरूसलम स्थित है इजराइल में। सोने की खान के लिए प्रसिद्ध किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के किस देश में स्थित है? जायरे देश में स्थित है। भारत के विशाल बंदरगाहों में नावा सेवा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में राज्य में है नावा सेवा। खासी गारो खासी जयंती की पहाड़ियां मेघालय राज्य में है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह क्या है? कांडला, कांडला जो कि गुजरात में है। हिमालय की चोटी नामचा बर्मा, नामचे बर्मा कहाँ स्थित है? असम में यह स्थित है नामचा बर्मा। अगला प्रश्न है, भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? मलाज खंड में स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह हरियाणा राज्य में स्थित है। चलिए इतिहास विषय में कराची अधिवेशन पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापति कौन था? वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता में सरदार पटेल कर रहे थे, मूल अधिकारों तथा आर्थिक कर पर संकल्प प्रारूपित किया था। किसने किया था यह संकल्प? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह संकल्प प्रारूपित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा किसने माना था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कराची अधिवेशन को माना था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं का सही क्रम है। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता होता है, उसके बाद भगत सिंह को फांसी होती है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन होता है, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। वहीं फिर से यही क्रम है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है? गांधी इरविन समझौता सबसे पहले, उसके बाद राजगुरु भगत सिंह राजगुरु को फांसी होती है, भारतीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, यह क्रम है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, गोलमेज सम्मेलन पे आते हैं। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं जिसे गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है, इस पर चर्चा होती है। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू में से वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही है, देखिए सभी कथन सही है, ध्यान से सुनिएगा। 1930 में यह आयोजित हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। इस गोलमेज सम्मेलन में साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पॉल ने किया था। किसने किया था? केटी पॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था।
द्वितीय गोज में सम्मेलन से कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था? महात्मा गांधी थे। कथन और कारण पर चर्चा करते हैं। कथन क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। गलत, महात्मा गांधी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। कारण क्या है? गांधी इंडियन समझौता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था, तो गांधी इंडियन समझौता में यह बात सन्निहित थी, तो कारण सही है, कथन गलत। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए हुए थे, कहाँ पे ठहरे हुए थे? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस जहाज से गए थे उसे SS राजपुताना जहाज कहते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत लौटे थे लंदन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिस प्रश्न पर असफल रहा वह है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, उस भारतीय का नाम जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वह तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। इसमें सभी कथन सत्य हैं, सभी कथनों को ध्यान से सुनिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। दूसरा कथन है, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध किए गए। यह भी सही है। तीसरा देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। बिल्कुल सही, तीनों कथन सही हैं, ध्यान रखिएगा। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932 की घटना है। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया था अछूतों के लिए। अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट में पृथक चुनाव एवं आरक्षित सीटें आवंटित थीं मुसलमानों, सिखों, अनुसूचित जातियों के लिए। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था कम्युनल अवार्ड के समय। 1932 में महात्मा गांधी जी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया था क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय जिसे कम्युनल अवार्ड था उसकी घोषणा कर दी थी। इस कारण से गांधी जी ने उपवास रखा था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए सीटें दी गई थी क्रमशः 71 और 147। पूना समझौते का क्या उद्देश्य था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। कथन और कारण पर चर्चा करते हैं। कथन है, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। सही। कारण क्या है? उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट का आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं पूना पैक्ट। चलिए आगे प्रश्न पे आते हैं। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 20 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात संपादित किया गया पूना समझौता। अगला प्रश्न है, BR अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, C राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी में से 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो अंबेडकर जी ने किया था, मालवीय जी ने किया था, राजगोपालाचारी जी ने किया था, गांधी जी ने नहीं किया था। चलिए 1932 के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष थे हरिजन सेवक संघ के। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, इसके प्रथम अध्यक्ष GD बिड़ला थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था BR अम्बेडकर के द्वारा।
यह कथन किसका है, इसे ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं। यह कथन B.R. अम्बेडकर जी का है। आइए कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक 1934 में हुई थी। M.N. रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम तालु पिल्लई, आचार्य नरेंद्र देव में से कौन समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता थे? आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता थे। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक था जयप्रकाश नारायण, संयोजक थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न, लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में मनाया गया। श्री नरसिंह नारायण थे समाजवादी थे। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का विषय है, इस पर चर्चा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का पहला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। भारत में उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या क्या है? 31 नहीं है, वर्तमान में 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। कुल 34 न्यायाधीश वर्तमान में हैं। अब ये आगे बढ़ते रहते हैं, अपडेट होते रहिएगा। कथन सही है, सभी कथन सही है, ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले एक प्रश्न छूट गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। वहीं सही कथन है, पहला कथन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। तीसरा कथन है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है, संसद को निहित है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है, किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। तो कैसे हटाए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? संसद में एक प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए प्रयोग की जाती है। इस प्रक्रिया के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। यहाँ जो महाभियोग शब्द लिखा गया यह गलत शब्द है, यह केवल राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है, न कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए। इनके लिए रिमूवल शब्द का प्रयोग किया जाता है। सेवानिवृत्ति की आयु सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी है? 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। यहाँ उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु कुछ प्रावधान हैं, 2 प्रावधान दिए हैं, दोनों सही हैं, ध्यान से सुनिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। दूसरा, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। चलिए, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एडहॉक जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, तब जाके तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में है। ठीक है, इसमें है सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो संविधान की व्याख्या करने के लिए 5 सदस्यों की कम से कम एक पीठ होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, मूल अधिकारिता के क्षेत्र में आती है।
उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, क्या क्या आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, दूसरा दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद। चलिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ गोलकनाथ केस में की गई थी। अभी अयोध्या मामले में भी एक बड़ी पीठ बैठी थी, इस पर भी आप विचार कर लीजिएगा। चलिए, उच्चतम न्यायालय में ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती केस 1973 में दिया था। आधारभूत ढांचा जिसमें कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है, परंतु वह संविधान के मौलिक ढांचे को संशोधन नहीं कर सकती है। चलिए, उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा दी कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। किस वाद में यह कहा था? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में किया था। इधर सही सुमेलित है। इंदिरा साहनी वाद में क्या हुआ था? इंदिरा साहनी वाद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत बनाई गई। विशाखावाद में अपने कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं को संरक्षण दिया गया। किस वाद में? विशाखावाद में। मेनका गांधी वाद में अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। 134 को मिलाकर 132 को पढ़ना। भारतीय संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं। इसके लिए किसके? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन है, यह मूल अपीलीय परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है। वहीं भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जाती है अनुच्छेद 132 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन करने हेतु अधिकृत करता है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 137 करता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, भारत और अमेरिका देश में प्रचलित है। न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 122 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्यत्र कहीं रखता है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? विधि का शासन आधार है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। वहीं भारत के संविधान का अभिरक्षक, जिसे कस्टोडियन कहा जाता है, भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 133 के तहत कानूनी मामलों में सुप्रीम कोर्ट से विचार विमर्श कर सकता है, सलाह ले सकता है। वहीं अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन दिया है, खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको है? संसद को यह अधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा विधि बनाकर। उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में कथन सत्य हैं, सभी कथन सही हैं, ध्यान से सुनिएगा। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देशों पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है।